Hello children, I hope you all are good. So once again I am here with the new interesting topic of SST, that is need for laws and role of the constitution. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कानून की ज़रूरत क्यों है और जो हमारा संविधान बना उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या रोल है इंडियन सोसाइटी में। देखो बेटा, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल विद अ डिफरेंट डाइवर्सिटी, है ना, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। अब इन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमें कानून की ज़रूरत होती है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, आप अगर देखते हो यू फॉलो सर्टेन रूल्स ना, आप स्ट्रीट पे जा रहे हो, ट्रैफिक लाइट है, अगर रेड है तो आप रुक जाते हो ना, कि नहीं रुकते हो, ब्रेकअप कर देते हो। कुछ रूल्स दिए जाते हैं ताकि सोसाइटी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। अगर हम उन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से गवर्नेंस होती है, प्रॉपर तरीके से प्रोग्रेस होती है। आप इमेजिन करो अगर कोई कानून ना हो देश में, कोई रूल रेगुलेशन ना हो, तो मज़ा ही आ जाए भाई, है ना। फिर तो अच्छा लगेगा सभी को, कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं, जैसे मर्जी वैसे रहो। आप सोचो कोई भी आपको कहीं पे भी मार के चला जाएगा और आपके पास कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, क्या करोगे? झेलो फिर, इज़न्ट इट। आप अगर हमने ये ट्रैफिक रूल्स नहीं बनाए होते तो क्या होता, एक दूसरे की गाड़ियों को तोड़ रहे होते, आप रोज़ एक्सीडेंट हो रहे होते। अगर हमने प्रॉपर रूल्स नहीं बनाए होते सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, पॉलिटिकल लेवल पे, तो क्या देश चल सकता था? नहीं, ये जंगल राज बन जाता बेटा, जिसका जब मन किया जो मर्जी वो करके चला गया। तो पीस एंड हार्मनी नहीं होती और स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होती और लोगों की डिग्निटी नहीं बढ़ती, लोगों अपने जो राइट्स होते हैं ना वो इंजॉय नहीं कर पाते। सो लॉ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मैम व्हाट इज़ लॉ? लॉ तो हम कह रहे हैं पर कानून होता क्या है? देखो बेटा, अ रूल विच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द अथॉरिटी, ये आपको हमेशा याद रखना है और लिखना भी है। इन्फोर्स बाय द अथॉरिटी और गवर्नमेंट इज़ अ लॉ। अगर एक ऐसा रूल बेटा जो कोई ना कोई अथॉरिटी उसे लागू कर रही है, इन्फोर्स कर रही है, गवर्नमेंट लिख रही है, गवर्नमेंट बना रही है, तो वो लॉ कहलाएगा। लेकिन ऐसे रूल जो तुमने बोले, मैंने बोले, किसी ने माने किसी ने नहीं माने, क्योंकि इट वाज नॉट इन्फोर्स बाय पर्टिकुलर अथॉरिटी, तो वो रूल ही कहलाएंगे, वो लॉ नहीं बन पाएंगे। आई बात समझ में? तो एक रूल को लॉ बनने के लिए क्या चाहिए होता है कि इट शुड इन्फोर्स बाय पर्टिकुलर अथॉरिटी और द गवर्नमेंट। अच्छा, अ लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट एवरीबडी इन सोसाइटी मस्ट ओबे, क्योंकि लॉ बन गया, आपको ओबे करना ही करना है। वरना मम्मी तो घर में रोज़ रूल्स बनाती है, सुबह जल्दी उठ जाना, ये करना वो करना, और हम रोज़ प्यार से उस रूल्स को ब्रेकअप करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट इन्फोर्स बाय द पर्टिकुलर लॉ बॉडी। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इसे इन्फोर्स कर रही है। अब अगर एक प्रॉपर आपको डेफिनेशन देनी है लॉ की, तो आप कैसे लिखेंगे? लॉ इज़ दैट पोर्शन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड रूल backed by the authority and power of the government। यानी आप देखो इनडायरेक्टली वही जो ऊपर वाली लाइन है उसी को इनडायरेक्टली इन्होंने डेफिनेशन दी है कि जहाँ गवर्नमेंट जो है उसे इन्फोर्स कर रही है, दैट इज़ द लॉ। लॉ शुड बी रिटन सो दैट एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनली कैन बी इंट्रोड्यूस। भाई अगर आपने लॉ सिर्फ वर्बल कर दिए, बोल दिए, तो आज किसी ने सुने कि नहीं सुने, फिर कहेंगे आपने कब कहा था ऐसा। हमेशा कानून जो है लिखित में होने चाहिए ताकि इन फ्यूचर में भी कोई अगर इसको फॉलो नहीं करता तो हम इसे दिखा सकते हैं कि इट वाज रिटन, कोई मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए। अब आप देखो म्यांमार की स्टोरी, दिस इज द रीजन दैट देयर इज अ बॉडी ऑफ रिटन लॉज इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग दोज हु आर रूल्ड बाय मिलिट्री डिक्टेटर। म्यांमार जो है बेटा, वहाँ डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो कर दिया गया, वहाँ डिक्टेटरशिप है, ठीक है, और डिक्टेटरशिप भी कैसी? मिलिट्री को, यानी कि मिलिट्री का शासन वहाँ चल रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे देश में भी जो लॉ हैं वो रिटन लिखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डेमोक्रेसी में लिखे जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में भी रिटन लॉज होते हैं। नाउ नीड फॉर लॉज, आपको एक एग्जाम्पल दिया, आप अपनी क्लास में देखो चारों तरफ आपको बहुत सारे बच्चे नज़र आएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत अमीर घर से आते हैं, ठीक है।
अब क्या होता है, शुड दिस टू बी क्राइटेरिया फॉर इनइक्वालिटी? अगर क्लास में कोई ये कहे कि ये अच्छा बच्चा है क्योंकि ये अमीर घर से आता है, या इसकी बात हमें माननी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बॉडी बिल्डर है, तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा? क्लास को रन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर रूल रेगुलेशन बनाते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने आप को वीक या इन्फीरियर ना फील करे। ऐसा ना हो कोई भी फिजिकली स्ट्रांग बंदा जो है किसी भी वीक बच्चे को मार के चलता बने, जी कानून तो है ही नहीं, कुछ कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। तो जैसे क्लास को मैनेज करने के लिए क्लासरूम रूल्स होते हैं, स्कूल के अपने रूल बुक्स होते हैं, ठीक इसी तरीके से एक देश को, एक समाज को चलाने के लिए बेटा हमें कानूनों की आवश्यकता होती है। द लॉ इन द सोसाइटी आर जस्ट लाइक अ स्कूल रूल्स। अगर लॉ होंगे ना बेटा तो कोई भी हमारे साथ इनजस्टिस नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी आर हैविंग द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे पास राइट्स हैं, जुडिशरी है जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। वी नीड द लॉ इन द सोसाइटी फॉर मैनी रीजन्स। लाइक क्राइम्स हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, क्राइम से बचने के लिए क्या करना है, क्रिमिनल्स को कैसे हम पकड़ सकते हैं, उन्हें क्या पनिशमेंट देनी है। देन जितने भी समाज में बुराई हैं इरेडिकेट करना है उसे हमें, उसके लिए भी हमें कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। डिप्रेस क्लासेस है, उनके साथ अगर कोई बुरा व्यवहार कर रहा है उसके लिए हमें कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए उसके लिए भी हमें लॉज की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सही जगह पे बने उसके लिए भी हमें लॉ की ज़रूरत पड़ती है। सो इन एवरी फील्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग एंड गवर्नेंस वी नीड द लॉ। अब आप देखो नीड ऑफ लॉज इन इंडिया। इंडिया की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया आपको पता है 7th लार्जेस्ट कंट्री भी है एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री है एंड मोर ओवर डाइवर्स कंट्री है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं। सो हमें उन सब को एक लेवल पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, उनको इक्वालिटी इंजॉय करने के लिए, इक्वल राइट्स देने के लिए, उनकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए लॉज की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे कस्टम को आप कुछ कह रहे हो, आपके कस्टम को मैं कुछ कह रही हूँ, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के कस्टम को हम इंजॉय करें, समझें और आगे बढ़ें। आप देखो, नंबर 1 टू इरेडिकेट सोशल इविल्स। समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम पहले चलती थी, डाउरी सिस्टम है, देन आपका सती प्रथा चलती थी, फिर अनटचेबिलिटी है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फिटिसाइड। इन सबको ख़त्म करने के लिए क्या, कानून तो होने ही चाहिए। क्योंकि मेरे या आपके कहने से कोई क्यों बात मानेगा। जब कानून होगा ना इसके खिलाफ तो लोग डरेंगे इस काम को करने से। देन टू गिव प्रिविलेजेस टू द डिप्राइव्ड क्लासेस, लाइक हमने रिजर्वेशन दे दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में। क्योंकि जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है ओवर द टाइम। तो अब क्या चाहिए कि हम इन्हें आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए भी हमें इस तरीके के लॉ बनाने पड़ते हैं। देन टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, समाज में सब पीसफुल तरीके से दे लिव इन द हार्मनी, इसके लिए हमें लॉस चाहिए होते हैं। Then to give social, political and economic justice to the people। देखो, लोगों को जब तक समाज में हर फील्ड में, हर लेवल पे जस्टिस नहीं मिलेगी, इक्वालिटी नहीं मिलेगी, तो उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा। सो इसके लिए भी हमें लॉस की ज़रूरत है। देन टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। अब हमें डैम क्रिएट करना है, कैनाल्स हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, ब्रिजेस हैं, ड्रेनेज हैं, लाइटनिंग, स्कूल एंड मैनी मोर, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स। तो इन सब के लिए भी प्रॉपर रूल रेगुलेशन होने चाहिए कि कौन सी जगह पे क्या बनेगा, कब बनेगा, कितना बनेगा। देन टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ फूड एंड अदर गुड्स, ये भी काम करने ज़रूरी है, ये भी प्रॉपर रूल रेगुलेशन से होंगे। टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए भी प्रॉपर रूल बुक होगी, लॉ होंगे कि कहाँ पे कितना एम्प्लॉयमेंट आना है, इसका क्या क्राइटेरिया होगा चूज़ करने का कैंडिडेट का, कौन सा कैंडिडेट कहाँ एग्ज़ाम दे सकता है, तो ये सारी चीज़ें। देन अबव ऑल टू प्रोवाइड अ गुड लिविंग टू ऑल पीपल। अगर हम एक देश में रहते हैं, उस देश को हम अपना समझते हैं, हम उसके सिटीज़न हैं, तो भैया हमारी अच्छी लिविंग की जिम्मेदारी भी देश की हो जाती है। सो एक गुड लिविंग कंडीशन प्रोवाइड कराने के लिए भी कानूनों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम लेजिस्लेशन एंड इन्फोर्समेंट। लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाना, इन्फोर्समेंट उसको इम्प्लीमेंट कराना। आपको मैंने बताया कि लॉ जो होते हैं रिटन होते हैं, सो इट कैन हैव एनी फोर्स ओनली व्हेन इट इज़ बैक्ड बाय द पावर।
मान लो भाई क्योंकि ये रिटन है और गवर्नमेंट ने इसे लागू किया है और पार्लियामेंट में ये पास होकर आए हैं तब ये लॉ बने हैं, तो अगर कोई भी इसका हनन करता है तो उसे पनिश किया जाएगा। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ अ वीक मैन इज़ बिटन बाय अ पावरफुल मैन ही कैन गो टू द पुलिस और द कोर्ट ऑफ लॉ टू सीक द जस्टिस, है ना। लेकिन अगर कानून नहीं बना होता तो वो कहाँ जाता, कोई भी मार के उसे चलता बने। तो इसीलिए लेजिस्लेशन का होना और उसका इन्फोर्समेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग। मान लो मैंने अगर कोई कानून ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से निकाला है तो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का काम है कि वो कानून को इन्फोर्समेंट में लेकर आए, ठीक है। सो पार्लियामेंट जो हमारी होती है, यू कैन सी द पिक्चर वेयर 2 हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, हमारे MPs MLAs मिलकर डिस्कशन करते हैं, किसी बिल को लाते हैं, उस पर वोटिंग होती है, पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो एक लॉन्ग प्रोसीजर से होकर एक बिल जो है एक लॉ बनता है, ताकि जिसमें हम सबके बारे में सोच सकें, सबके लिए वो वेलफेयर वर्क कर सके। तो जब वो लॉ आता है तो हम सबकी ड्यूटी होती है कि हम उसे माने और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है कि उसको वो इन्फोर्स कराए। सो अ लॉ हैज़ टू बी फॉलोड बाय ऑल पीपल विलिंगली और अनविलिंगली। ये आप देखिए, अच्छे से प्यार से मानते हैं कानून को, बढ़िया है। अनविलिंगली मानेंगे तो भी मानना तो है ही, वरना उसके अगेंस्ट आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो इस तरीके से एक गवर्नमेंट जो है प्रोग्रेस करती है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक नेशन है। इट मीन्स दैट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था, तभी तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब कोई भी जो है पॉलिटिक्स में आ सकता है, पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, मेजॉरिटी से जीतने के बाद गवर्नमेंट भी बना सकता है। सो इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और टाइम टू टाइम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है जब मेजॉरिटी में आती है तो गवर्नमेंट बना लेती है, और जब मेजॉरिटी में नहीं आती है तो अपोजिशन पार्टी का रोल अदा करती है। सो गवर्नमेंट ऑफ कंट्री कीप्स चेंजिंग एट इलेक्शन। अब ये नहीं कह सकते एक सरकार बनूंगी तो वही बनती रहेगी, नहीं, इलेक्शन में चेंज होती रहती है कई बार सरकार। व्हेन अ पॉलिटिकल पार्टी कम्स इनटू द पावर, जब वो पावर में आ गए तब क्या होता है, पार्लियामेंट में वो बैठते हैं और वो अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री दे स्टार्टेड टू मेक द न्यू पॉलिसीज, रूल एंड रेगुलेशन। If this is done, an element of uncertainty and confusion will be introduced. मान लो कभी भी क्या हुआ कि कोई प्रीवियस गवर्नमेंट है, उसने कोई कानून बनाया है और नई गवर्नमेंट जो है वो कुछ नया कानून बना रही है, तो प्रीवियस कानून का क्या करना है, उस रूल रेगुलेशन क्या क्या करना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि कन्फ्यूजन ना हो, उनको ध्यान में रखकर जो है एक बिल कानून के रूप में बनाया जाता है। नॉलेज विंडो में चेक करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है, लेंथीएस्ट है बेटा, 12 बल्कि वॉल्यूम में ये लिखा हुआ है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। देन आप देखो, this is where the constitution come into the picture. This is a set of basic principle on the basis of which all other laws are made. क्योंकि होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक आइडियल्स दे दिए गए, कानून भी दे दिए गए, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, डिफरेंट सिचुएशंस आ गई। अब उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एग्जैक्ट वो लॉ नहीं है हमारे पास, तो हमें अपने बेसिक आइडियल्स को देख के, कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर फिर आज के समय से उसका समन्वय कर कर कानून नया बनाना पड़ता है। सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देखें, सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट्स अ सिस्टम ऑफ लॉज एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच अ कंट्री इज गवर्न्ड। तो उन प्रिंसिपल्स पे कंट्री जो है गवर्न करती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिटरमाइन करता है द स्कोप विद इन विच अ गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ। आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर जाके कोई कानून नहीं बना सकते। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सेक्युलरिज्म है, सोशल जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, तो आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो इन आइडियल्स से खिलाफ हो। अभी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने गाइड करने के लिए कहा कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होंगे, नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 जुडिशरी। और तीनों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर दिया गया। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है आपकी पार्लियामेंट, जो कानून बनाती है।
एग्जीक्यूटिव जो है आपके जो कानून पास होकर आया पार्लियामेंट से उसे इम्प्लीमेंट कराती है सोसाइटी में, और जुडिशरी जो है इन लॉज को प्रोटेक्ट करती है। इफ़ एनीबडी इज़ गोइंग टू वायलेट द लॉ तो जुडिशरी जो है उसे पनिश करती है, और ऐसा कोई कानून अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के खिलाफ है तो जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट वहीं का वहीं उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, यानी कि बिल्कुल बेकार कानून ये आ ही नहीं सकता। मतलब जुडिशरी इतनी पावरफुल होती है। अब हम चलते हैं लॉज एंड डाइसेंट की बात करते हैं। देखो बेटा, डिफरेंट पीपल आर हैविंग द डिफरेंट एस्पिरेशन, हर एक का अपना गोल है, अपना उद्देश्य है, अपने कस्टम है, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन है ना। आप मेरे से अलग हो, मैं आपसे अलग हूँ, मेरी सोच आपसे अलग है, आपकी सोच बिल्कुल अलग है ना। तो अभी क्या है, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। सो जब एक लॉ बनाया जाता है तो हो सकता है उस लॉ की वजह से 100% सबके गोल्स अचीव ना हो, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की और सबके थॉट प्रोसेस अलग अलग हैं। फिर भी जो लॉ होता है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें मैक्सिमम लोगों के जो है थॉट का ख्याल रखा जाता है। येट देयर कैन बी सम पीपल हु विल फील डिससेटिस्फाइड, पर कई बार ऐसा होता है कोई कानून आ गया और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है उन्हें लगता है ना ना ये गलत है, वो सेटिस्फाइड नहीं होते उससे। On the other hand, the government can make the law which may not be according to the provision of the constitution. और ये भी हो सकता है कि सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया जो संविधान के खिलाफ जा रहा है। तो अगर सरकार ने संविधान के खिलाफ कानून बनाया तो उसे तो जुडिशरी नल एंड वॉइड कर देगी। लेकिन लोग अगर खुश नहीं होते हैं तो फिर क्या करना है, फिर विरोध होता है, डाइसेंट। हम अपना विरोध एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कई बार हम प्रोटेस्ट करते हैं, है ना, हम मार्चेस निकालते हैं, हम जो है कैंडल मार्च कर देते हैं, धरना दे देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। लेकिन डाइसेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द डिस्ट्रक्टिव मैनर ऑल्सो, तब गलत होता है। कंस्ट्रक्टिव मैनर तो ठीक है, आपने धरना दे दिया, आपने पिटीशन डाल दी, आपने जो है कैंडल मार्च निकाल दी, विरोध किया, स्लोगन रेज कर दिए। लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टिव तरीके से करते हो, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, मारपीट, तो वो गलत है। वहाँ से जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि योर प्रिंसिपल हैज़ मेड अ रूल दैट ऑल स्टूडेंट हैव टू टेक कोचिंग इन द फुटबॉल। सबको, ये फुटबॉल का है कोच और आपको इनसे कोचिंग लेनी है। अभी क्या है, हर एक को फुटबॉल तो नहीं पसंद है, किसी को क्रिकेट भी पसंद है, किसी को इंडोर गेम भी पसंद है, लेकिन कंपलसरी कर दिया कि सबको फुटबॉल ही खेलना है। अभी क्या होगा, कुछ बच्चे जो हैं इसका विरोध करेंगे। सो इस केस में क्या हुआ, डाइसेंट कैन बी एक्सप्रेस। अब इट कैन बी एक्सप्रेस इन द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मैनर, है ना। अभी बच्चों को जिनको पसंद नहीं है वो दो तरीके अपना सकते हैं। एक अपना विरोध वो कंस्ट्रक्टिव डाइसेंट से कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स कैन फाइल अ पिटीशन, उन्होंने एक एप्लीकेशन डाल दी प्रिंसिपल के खिलाफ कि भैया हमें सबको क्यों कंपलसरी किया गया। दूसरा, स्टूडेंट्स गो टू द फुटबॉल फील्ड बट डू नॉट प्ले, वहाँ जाके चुपचाप खड़े हो गए, हम नहीं खेलेंगे, अपना विरोध दिखाया, आग्रह कर लिया, है ना। तीसरा, वो ये काम कर सकते हैं, दे कैन टेल द मीडिया अबाउट दिस कि भैया हमारे स्कूल में प्रिंसिपल जो है वो डिक्टेटर हो रहा है, ज़बरदस्ती सबको फुटबॉल खिला रहा है, मीडिया की हेल्प ले सकते हो। और चौथा, स्टूडेंट्स कैन आस्क देयर पेरेंट्स, आप लोग अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो कि आप स्कूल जाइए, प्रिंसिपल सर को जो है मनाइए और उन्हें बोलिए कि भैया सबको क्यों ज़बरदस्ती फुटबॉल खिला रहे हो। तो ये तो हो गया आपका विरोध करने का कंस्ट्रक्टिव तरीका, पॉजिटिव तरीका। लेकिन डिस्ट्रक्टिव डाइसेंट क्या होगा इसका, मान लो बच्चों ने क्या किया, गुस्से में आके स्कूल की बिल्डिंग पे पत्थर फेंक दिए। डिस्ट्रक्टिव विरोध उन्होंने भी किया, विरोध पहले आप लोगों ने भी किया, लेकिन ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये गलत तरीके से विरोध कर रहे हैं, इन्होंने पत्थर फेंक दिया। और स्टूडेंट्स ने क्या किया, पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया कि नहीं कोई ट्रैफिक नहीं जाएगा, पहले हमारे स्कूल की बात सुनो, ऐसा हुआ है। तो भैया वो भी गलत है, ट्रैफिक क्यों ब्लॉक कर रहे हो। तो इस तरीके के जो वायलेंट या इस तरीके के जो विरोध होते हैं, दैट इज़ द डिस्ट्रक्टिव, ये नुकसान ही देंगे। तो हमें हमेशा जो विरोध करना चाहिए, अगर कोई गलत कानून है जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, कंस्ट्रक्टिव मैनर में करना चाहिए। लाइक पिटीशन डाल दी, प्रोसेशन कर दिया, धरना कर दिया, फास्ट कर दिया, रैली कर दिया, ये अच्छा सिस्टम है विरोध करने का।
अब हम बात करते हैं डाइसेंट टू द सॉल्ट लॉ। एक आपको केस स्टडी दी हुई है, आपने सॉल्ट लॉ पढ़ा था, दांडी मार्च गांधी जी का, ठीक है। क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने हमारे नमक पे ना मोनोपोली बना दी थी और उन्होंने एक कानून बनाया था सॉल्ट लॉ, जिसके अंडर ये था कि कोई भी इंडियन बिना प्रायर परमिशन के ब्रिटिशर्स के जो है नमक नहीं बना सकता, यानी नमक जो है वही बनाएंगे। और ये सॉल्ट मेकिंग मोनोपोली चलेगी ब्रिटिशर्स के हाथ में, ऊपर से उन्होंने टैक्स भी लगा दिया सॉल्ट पे। अब आप देखो, इंडिया पेनिनसुलर कंट्री है, 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, तो बेसिक तो क्या है, मोस्टली कोस्टल गाँव जो थे वो समुद्र से नमक बनाते थे। अब जब ये राइट चला गया ब्रिटिशर्स के पास, तो गांधी जी ने इसका प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, डाइसेंट किया। कैसे किया? बड़े कंस्ट्रक्टिव मैनर में, उन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया। उन्होंने दांडी यात्रा निकाल दी, साबरमती आश्रम से वो चले बहुत ही आराम से 12 मार्च 1930 को, और 78 फॉलोवर्स के साथ वो चले, और फिर वो चलते रहते थे करीबन 24 डेज़ में जो है उन्होंने अराउंड 200 और 240 माइल्स की जो यात्रा तय की, और फिर वो जाकर दांडी, एक कोस्टल विलेज है गुजरात में, वहाँ पहुँचे, और वहाँ उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर जो है नमक को मैन्युफैक्चर किया, बनाया, और सॉल्ट लॉ को ब्रोक कर दिया और बोला सबको सब बनाओ, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? लाठी चार्ज किया, उन्हें मारा पीटा, जेल में डाल दिया, लेकिन लोगों ने सत्याग्रह का रास्ता ही अपनाया। तो ये क्या था? ये कंस्ट्रक्टिव डाइसेंट था। हमने यहाँ पे किसी को खून खराबा नहीं किया, ब्लड शेड नहीं किया, मारा पीटा नहीं, किसी की संपत्ति को जो है हमने आग नहीं लगाई। लोग करते हैं ना, बाइक को आग लगा दो, इसको ये तोड़ दो फोड़ दो, ये तोड़ फोड़ नहीं की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं डाइसेंट टू द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन। अभी एक और डाइसेंट देखने में आ रहा है, ठीक है। रिजर्वेशन जो आया ना कि भाई हम ओबीसी SC ST कास्ट के लिए जो है नौकरियों में रिजर्वेशन देंगे, अब उसके खिलाफ भी विद्रोह होना शुरू हुआ। अब विद्रोह हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं कि भाई ये तो 10 ईयर के लिए पास हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में था रिजर्वेशन, लेकिन सिर्फ 10 साल के लिए था कि अगले 10 साल तक रिजर्वेशन रहेगा, तब तक हम इनकी सिचुएशन को जो है सेटल कर लेंगे, अच्छे कंडीशन पे ले आएंगे, उसके बाद रिजर्वेशन को हटा देना है। लेकिन आज़ादी के इतने साल तक भी रिजर्वेशन चल रहा है, तो इस पे बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को इक्वल एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और सभी लोगों को इक्वल प्लेटफॉर्म पे आकर जो है कंपटीशन करना चाहिए। तो अब इसका क्या हुआ? इसका विरोध जो हुआ, जब धरना प्रोटेस्ट इससे हुआ, तो ये बहुत अच्छा था कि भाई कंस्ट्रक्टिव तरीके से कर रहे हैं, किसी को मार पीट नहीं रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप किसी को मार रहे हो, किसी बिल्डिंग को आग लगा रहे हो, तो गलत है। लोगों का ये कहना था कि जब भी हम किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर हम जॉब पे जा रहे हैं, तो जिसने 75% स्कोर कर रखा है, ठीक है, स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी का जो है, उसे एडमिशन नहीं मिलता, उसने 75% स्कोर कर रखा है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के नहीं है, SC ST OBC हैं, उनको 40% पे या 50% पे ही एडमिशन मिल जाता है। तो क्या वो अच्छे डॉक्टर बन जा रहे हैं, अच्छे इंजीनियर बन जा रहे हैं, और हम मेहनत करके अच्छे नंबर ला रहे हैं और हम फिर भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पा रहे, हमें एडमिशन ही नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे वो कहते थे, बच्चे जब धरना देते थे तो वो अपनी बात रखते थे कि भैया हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, जब इतने परसेंटेज पे भी जनरल कैटेगरी वालों को जॉब नहीं मिलनी, एडमिशन नहीं मिलना। तो आप ये परसेंटेज का क्राइटेरिया फिर गलत हो जाता है। तो आप हाई स्टैंडर्ड कैसे बना रहे हो? तो कई बार बच्चों ने ये क्वेश्चन भी किया बड़े बड़े नेताओं से कि अगर 95% वाला जो बच्चा डॉक्टर बना है मेहनत करके अपनी, वो अच्छा डॉक्टर होगा, उससे आप इलाज कराओगे, या जो 33% लाके रिजर्वेशन से डॉक्टर बना है उससे इलाज कराओगे? तो कई बार नेता लोग भी फंस जाते हैं कि अरे भैया किससे इलाज कराना है, भाई हमें तो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना है। तो इस पे वो आर्ग्यूमेंट करते थे कि रिजर्वेशन को बंद किया जाए। 1991 में क्या हुआ, जब मंडल कमीशन आया तो उन्होंने ये बोला कि रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा। अब जब ये कहा उन्होंने कंटिन्यू रहेगा, तो 1991 के बाद बेटा हमने देखा बहुत सारे बच्चे जो है सड़क पर आ गए और उन्होंने डिस्ट्रक्टिव मैनर को जो है यूटिलाइज किया। बहुत सारे बच्चों ने तो अपने आप को ही मारना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। तो हमेशा ये चैप्टर में जो पढ़ाया जा रहा है, आपको ये पढ़ाया जा रहा है, कभी भी किसी चीज़ का विरोध करते हो तो पीसफुल तरीके से, वायलेंट नहीं होना है, कंस्ट्रक्टिव मैनर में उसे प्रोटेस्ट करना है। अब आता है आपका इलेक्शन एज ए मेथड ऑफ डाइसेंट।
वो कह रहे हैं विरोध करने का बहुत अच्छा तरीका है इलेक्शन। आप जिस सरकार से खुश नहीं हैं, अगले इलेक्शन में आप उन्हें वोट ही मत दीजिए, खत्म कहानी, वो पावर में ही नहीं आएंगे और वो ऐसे रूल रेगुलेशन ही नहीं बना पाएंगे। सो इलेक्शन भी एक पावर है आपके पास, वेपन है आपके पास टू शो योर प्रोटेस्ट और डिसेंट। नाउ इनेक्टमेंट एंड अमेंडमेंट टू द लॉ, इसकी बात करते हैं क्योंकि टाइम देखो तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ लिखे हुए हैं आज की मॉडर्न टाइम से क्या वो मैचअप हो रहे हैं या हमें उससे रिलेटेड नए कानून बनाने पड़ेंगे। तो होता क्या है बेटा, हमारे जो संविधान बनाने वाले थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, वो बहुत अच्छे थे, दूरदर्शी थे। उन्होंने ये लिखा था कि आने वाले समय में हो सकता है ऐसी कुछ सिचुएशन आए, प्रॉब्लम आए जिसे आज हम नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसे सभी विषयों पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है और संविधान में अमेंडमेंट भी ला सकती है। अमेंडमेंट का मतलब होता है कानूनों में चेंज लाना। अब चेंज कैसे होगा, इसका प्रोसेस आसान नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि कोई भी चेंज कर सकता है तो कोई भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से कानून चेंज कर देगी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या रह जाएगी। सो अमेंडमेंट करने का भी प्रोसेस दिया गया था कि दोनों हाउस जो पार्लियामेंट के हैं उसमें 2/3 वोटिंग से जब वो अमेंडमेंट जो चेंज किया हुआ लॉ आप ला रहे हो वो पास होगा, तब जाके आप कानून में अमेंडमेंट या चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है इनैक्टमेंट और अमेंडमेंट ऑफ लॉ जो है आगे आया। आप ये देखो, द इन्वेंशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू डिटेक्ट एनी इलनेस ऑफ बॉडी। वो ये कह रहे हैं कि उस समय ये मशीन नहीं थी, है ना। अभी क्या था, पहले गर्ल चाइल्ड को मार देते थे, सब कुछ कर देते थे जब वो पैदा होती थी, यानी कि गर्ल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था। बाद में जब अल्ट्रासाउंड मशीनें आने लग गई तो लोग चेक कराने लग गए, अच्छा बेबी गर्ल है तो भैया दवा दे के पेट में ही मार दो, तो ये हो गया फीमेल फिटिसाइड। तो अब इस पर तो कानून बनाना था और इस पर कानून नहीं बना हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस को ध्यान में रखते हुए फिर इसमें बनाया गया कि दिस इज़ द इलीगल, और अगर ऐसा कोई करेगा तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। तो इस तरीके से अमेंडमेंट हो सकते हैं। नाउ मूवमेंट फॉर लोकपाल बिल, इसकी बात हम करेंगे क्योंकि करप्शन डे बाय डे इंडियन सोसाइटी में बहुत लार्ज स्केल पे बढ़ती जा रही है। तो लोगों ने डिमांड किया कि भैया एक ऐसा लोकपाल बिल लाया जाए जो इस चीज़ को कम करने की कोशिश करेगा। लोकपाल बिल के अंदर क्या था, करप्ट ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर्स कैन बी पनिश्ड। और आप देख रहे हैं फोटो अन्ना हजारे जी की, उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था और बहुत सारे लोगों ने इसका साथ दिया था कि लोकपाल बिल पास होना चाहिए, कानून के रूप में आना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट उस समय एग्रीड नहीं थी, बहुत बड़ा धरना हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। दिस प्रेशराइज द गवर्नमेंट एंड एग्रीड टू ब्रिंग द लोकपाल बिल। जब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया तब गवर्नमेंट प्रेशराइज हुई, उन्हें लगा कि हाँ नया कानून बनाना पड़ेगा क्योंकि लोग मान रहे हैं। तो फिर लोकपाल बिल पास हुआ और फिर उसमें जो है अब करप्शन को कम करने की कोशिश की जा रही है। सो ये भी एक तरीका है इनैक्टमेंट का या बिल को लॉ में लाने का। Let's do the quick revision what we have understand in this topic. Okay, we need laws to maintain law and order in the society. फिर हमने डिस्कस किया था लॉ क्या होता है, पोर्शन ऑफ एस्टैब्लिश रूल विच इज बैक्ड बाय द अथॉरिटी। देन ऑल कंट्रीज रिक्वायर द लॉ फॉर प्रोवाइडिंग द इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन। देन लॉज आर नीडेड इन इंडिया बिकॉज वी आर हैविंग वैरायटी ऑफ नीड्स एंड पर्पसेस। ओनली मेकिंग अ लॉ इज नॉट इनफ, उस लॉ का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, उसे कैसे इन्फोर्स करना है, कैसे लोग उसे माने। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिस्टम है लॉज का और बेसिक प्रिंसिपल का जिसके थ्रू गवर्नमेंट चलती है। देन व्हेन अ पर्सन और अ ग्रुप डज नॉट थिंक दैट लॉ इज प्रॉपर, तो वो कंस्ट्रक्टिव मैनर में जो है इससे डाइसेंट, इसका विरोध कर सकते हैं। हमेशा कंस्ट्रक्टिव मैनर यूज़ किए, ना कि नेगेटिव। न्यू लॉ हैव टू बी मेड टू मीट द न्यू सर्कमस्टांसेस, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि समय के साथ अगर ज़रूरत पड़े तो आप नया कानून ला सकते हैं, पुराने कानूनों में संशोधन अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Please do the exercise carefully.